हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एके क्लासेस में। आज फिर से जो बचे हुए कॉन्सेप्ट थे वो मैं अब पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, कल मैंने आप लोगों को प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, इन संख्याओं के बारे में आप लोगों को पढ़ाया था। ठीक है, मुझे पता है आप लोगों के अच्छे से समझ में आ गया है, लेकिन अब हम उससे आगे की जो संख्याएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है, अब उसके बाद के जो कॉन्सेप्ट है, हमने अपरिमेय संख्या पढ़ाई थी। अपरिमेय संख्या के बाद आता है हमारा सम संख्या। क्या आता है भाई? सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? सम संख्या के बारे में आप लोगों को मैंने पहले भी पढ़ा रखा, 9th क्लास में पढ़ा था कि सम संख्या क्या होती है। सम संख्या वह संख्या होती है जो दो से पूरी पूरी क्या होती है, विभाजित होती है। उन्हें क्या बोलते हैं? सम संख्या। क्या बोलते हैं भाई? जो संख्याएं दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? सम संख्या। क्या बोलते हैं भाई? सम संख्या। देखो, जो सम संख्या का क्या है, जैसे यहाँ होगी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, इस तरीके से आगे तक अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होंगी उन्हें हम क्या बोल देंगे? सम संख्या। क्या बोल रहे हैं? सम संख्या। यानी कि 2 से लेकर अनंत तक की जितनी भी संख्या है 2 से क्या होगी? विभाजित होगी, उन्हें क्या बोल रहे हैं हम? सम संख्या। क्या बोलते हैं भाई? सम संख्याओं की खास बात होती है, अगर सम संख्या की हमें पहचान करनी है तो उसके लिए तुम्हें एक चीज ध्यान रखना, जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8, जिस संख्या के अंत में कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या आ जाए, चाहे हमारे पास कोई भी संख्या, जैसे मैंने लिखा यहाँ से 20, ठीक है, फिर मैंने लिख दिया यहाँ 28, फिर मैंने लिख दिया यहाँ से 26, ठीक है, फिर मैंने लिख दिया यहाँ पर 29। इस तरीके से अगर मैं लगा, तुम पहचानो कि इनमें सम संख्या कौन कौन सी है। ठीक है, तो इनमें देखो सम संख्या कौन सी होगी? जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 ये दिखाई देगा, वे क्या होगी? सम संख्या होगी, और सम संख्या तुरंत 2 से डिवाइड होगी। ठीक है, देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर इसके अंत में क्या दिखाई दे रहा है? 0, यानी कि सम संख्या हो गया। इसके अंत में क्या दिखाई दे रहा है? 8, ये भी सम संख्या होगी। इसके अंत में क्या दिखाई दे रहा है? 6, ये भी सम संख्या होगी। इसके अंत में देखो क्या दिखाई दे रहा है? 9। ठीक है, लेकिन ये सम संख्या नहीं होनी थी, क्योंकि इसके अंत में क्या नहीं है? 0, 4, 2, ठीक है, 6, 8। अगर ये संख्या होती तो ये सम संख्या होती, लेकिन इसके अंत में ना तो 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है, कोई सी संख्या नहीं है, तो मतलब कैसी होगी? विषम संख्या। 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होने की, तो ये कैसी होगी? हमारी विषम संख्या होगी। ठीक है, तो सम संख्या क्या होती है? जो 2 से पूरी पूरी क्या होगी? विभाजित हो जाएगी, फिर उन्हें क्या बोल लेंगे? सम संख्या बोल लेंगे। क्या बोल लेंगे भाई? सम संख्या है। तो सम संख्या क्या होगी? ठीक है, जो 2 से पूरी पूरी विभाजित होती है उन्हें क्या बोलते हैं? हम सम संख्या बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है, इस तरीके से अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होंगी उन्हें क्या बोल लेंगे? हम सम संख्या। क्या बोल लेंगे भाई? सम संख्या। ठीक है, तो सम संख्या वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सभी को। अब इसके बाद देखो, इसके बाद संख्या आती है हमारी विषम संख्या। कौन सी आती है? विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या को बोलते हैं इंग्लिश में ऑड नंबर। क्या बोलते हैं भाई? ऑड नंबर। विषम संख्या देखो क्या होती है? जो 2 से पूरी पूरी क्या नहीं होती? विभाजित नहीं होती। ठीक है, जो 2 से विभाजित हो जाएगी वह तो होगी सम संख्या है। जो 2 से विभाजित नहीं होने की उन्हें क्या बोल रहे हैं? विषम संख्या है। क्या बोल रहे हैं? विषम संख्या है। जैसे हमारी विषम संख्या होगी 1, 3, 5, 7, 9। इन्हें अगर डिवाइड करके देखोगे तो 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होने की। ठीक है, तो इसलिए क्या होगी? विषम संख्या। क्या होगी? विषम संख्या। तो विषम संख्याओं का भी तुम्हें एक चीज ध्यान रखना, विषम संख्याएं अगर कोई बड़ी संख्या आ गई, उनकी विषम संख्याओं की पहचान कैसे करोगे आप? तो उसके लिए क्या करना, आप लोग ध्यान रखना कि जिस संख्या के अंत में आप लोगों को 1 दिखाई देगा, ठीक है, फिर 3 दिखाई देगा, या 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9, जिसके अंत में ये संख्या दिखाई देगी 1, 3, 5, 7, 9, उन्हें हम क्या बोल लेंगे? विषम संख्या। जिसके अंत में ये हो गया, ठीक है, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम? विषम संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1 से लेकर अनंत तक की जितनी भी संख्या है, ठीक है, 1, 3, 5, 7, 9, 1 से लेकर अनंत तक की वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती, उन्हें हम क्या बोलते हैं भैया? विषम संख्या। क्या बोलते हैं? विषम संख्या। समझ में आई चीज? ठीक है, तो विषम संख्या वाला कॉन्सेप्ट भी हमारा खत्म हुआ। अब इसके बाद आता है भाज्य संख्या। क्या था? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होते हैं? जिसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं भाई? कंपोजिट नंबर है भाज्य संख्या। देखो क्या होती है? भाज्य संख्या वह संख्या होती है
जिसके दो से अधिक क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं, मतलब गुणनखंड होते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। जिसके दो से अधिक, कितने, दो से अधिक गुणनखंड हो गए तो उसे हम क्या बोल लेंगे, भाज्य संख्या। क्या बोल रहे हैं, जैसे देखो 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, ठीक है। ये ऐसी संख्याएं हैं जिनके दो से अधिक क्या होंगे, गुणनखंड होंगे, ठीक है। तो उन्हें हम क्या बोल लेंगे, भाज्य संख्या। क्या बोल लेंगे, जैसे देखो यहाँ पर अगर हम बात करें, हमने 4 से ही क्यों शुरुआत करी, 4 से ही क्यों शुरुआत करी, क्योंकि हमने पहले बोला जिसके दो से अधिक फैक्टर होंगे, मतलब गुणनखंड होंगे, ठीक है, तो उसे हम बोल लेंगे क्या, भाज्य संख्या। क्या बोल रहे हैं, अगर हम देखा भाई, हम इससे छोटी संख्या भाज्य संख्या के अगर अंतर्गत हम बात करेंगे तो 2 क्यों नहीं, 2 होने का देखो क्या कारण, 2 नहीं होने का, 2 नहीं होने का कारण, 2 को अगर हम देखेंगे तो 2 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 गुणा 2, इसके 2 ही फैक्टर हो सके, इससे अधिक नहीं है, यानी कि ये सिर्फ 1 तक कर सकता है, 2 तक कर सकता है, 2 ही तो है, हमें चाहिए 2 से अधिक। क्या चाहिए, 2 से अधिक। जब 2 से अधिक चाहिए तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ, ठीक है, तो ये भाज्य संख्या नहीं होने की। इसी तरीके से अगर 3 को देखोगे भाई, 3 तो साफ साफ हमें दिखाई दे रहा, 1 से कटेगा और वो 3 से कटेगा, ठीक है, तो ये भी भाज्य संख्या नहीं होने की। इसलिए स्टार्टिंग कहाँ से इसकी, 4 से। कहाँ से स्टार्टिंग है इसकी, तो 4 के गुणनखंड देखोगे, 4 को अगर हम बात करेंगे भाई 1 से भी कटता है, ठीक है, फिर ये 2 से भी करता है और स्वयं 4 से भी करता है, ठीक है। देखो 1, 2, 3, 2 से अधिक क्या आगे, गुणनखंड, इसलिए क्या होगी हमारी भाज्य संख्या। क्या होगी, भाज्य संख्या, ठीक है। तो ये हमारी भाज्य संख्या होती है। तो भाज्य संख्या क्या होगी, जो जिसके 2 से अधिक क्या होंगे भाई, गुणनखंड होंगे, उसे हम क्या बोल रहे हैं, भाज्य संख्या बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, भाज्य संख्या। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि आप लोगों से क्वेश्चन को पूछने जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, ऐसा पूछ लिया जाता है। जो कंपटीशन के एग्जाम होते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, तो उन्हें पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी सबसे छोटी भाज्य संख्या है। आप लोगों को 4 ऑप्शन दे के जाएगा वो, ठीक है, जैसे मैंने उसने दे दिया 2, ठीक है, फिर उसने दे दिया यहाँ पर 3, ठीक है, फिर उसने दे दिया यहाँ पर 1, इस तरीके से दे दिया, और लास्ट में ऑप्शन दे दिया 4, ठीक है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी हमारी, 4, ठीक है, ना 2 होने का, ना 3 होने की, और ना ही 1 होने की, ठीक है, क्या होगी भाई, 4 हमारी सबसे छोटी भाज्य संख्या, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है तुम्हारा, ठीक है। अब इसके बाद हमारा भाज्य संख्या कंप्लीट हुई, भाज्य संख्या समझ में आ गई। फिर इसके बाद हम बात करते हैं अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या, जिसे बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं भाई, प्राइम नंबर। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या हो, अब ये अभाज्य संख्या, सॉरी मैंने यहाँ पर भाज्य बोला था, ये जो अगले नंबर के वो अभाज्य संख्या, कौन से है, अभाज्य संख्या। अब देखो अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं भाई, प्राइम नंबर। अब अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होंगी जिनके कम से कम 2 गुणनखंड होने अनिवार्य है, 2 होने चाहिए कम से कम, ठीक है, तो भी हम कहेंगे क्यों अभाज्य संख्या, ठीक है, 2 से कम है तब भी नहीं चल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, अभाज्य संख्या की खास बात होती है इसके कम से कम 2 गुणनखंड होने अनिवार्य होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, यानी कि ये अपने आप से कटती है और 1 से कटती है, कम से कम इसके 2 गुणनखंड होने अनिवार्य होते हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने तुम्हें बता के रखा, जिसके केवल 2 गुणनखंड यानी कि फैक्टर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या, ठीक है। अब अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, देखो स्टार्टिंग कहां से होती है इसकी, 2 1 से कटता और अपने आप से कटता, ठीक है, 3 1 से कटता अपने आप से कटता, 5 7 11, ठीक है। 9 क्यों नहीं लिया, 9 क्यों नहीं लिया मैंने बताओ, 9 इसलिए लिया क्योंकि अगर हम 9 की बात करेंगे तो 9 के अंदर देखो जो 9 है वो 1 तक कटता, ठीक है, 3 से कटता, उसके गुणनखंड में 9 भी आता। देखो 2 से क्या हो रहा है, अधिक, 2 से क्या हो रहा है, अधिक, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं होने की, ठीक है। अभाज्य संख्या केवल वही संख्या होती है जो जिसके कम से कम 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है, कम से कम 2 गुणनखंड होने उसके अनिवार्य होता है, ठीक है। जैसे देखो 2 हो गया, 3 5 7 11 13 10 अनंत तक की जितनी संख्या है जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं भाई, अभाज्य संख्या, ठीक है।
तो ये तो होगी हमारी अभाज्य संख्या। अब इसके बाद यहाँ पर मैंने एक क्यों ले लिया बताओ, एक भी तो हो सकता। अब देखो अगर हम एक की बात करें, जो हमारा एक है उसका थोड़ा ध्यान रखना, ये ना मैं थोड़ा इसी में लिख देता हूँ यहाँ पर ना, थोड़ा सा ध्यान रखना। एक जो होता है ना, एक ना तो अभाज्य संख्या और ना ही भाज्य संख्या, इसका ध्यान रखना। भाज्य संख्या होने के लिए 2 से अधिक गुणनखंड चाहिए और अभाज्य संख्या होने के लिए कम से कम 2 गुणनखंड चाहिए। लेकिन एक ऐसी संख्या, इसके ना तो 2 गुणनखंड होने के और ना 2 से अधिक, केवल इसका एक ही गुणनखंड होता है, एक ही होता हो। ठीक है, तो इसलिए ये जो होता है ना, एक ना तो भाज्य संख्या है, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। ठीक है, ध्यान रखना, ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, एक नंबर पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि जो एक है वो भाज्य संख्या अभाज्य संख्या, वो दोनों में से कोई सी भी नहीं है, ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य, इन दोनों में से कोई सी संख्या नहीं है। ठीक है भाई, समझ में आया यहाँ पर? यहाँ से एक ना तो भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य संख्या। ठीक है, ना ही अभाज्य संख्या। ठीक है, ये हो गया हमारा अभाज्य संख्या वाला। समझ में आया सभी को भाई? तो अभाज्य संख्याएं क्या होती है? जिसके कम से कम 2 गुणनखंड होने अनिवार्य होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। यहाँ पर लिखा हुआ जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, उसे हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। ठीक है, जैसे हो गए यहाँ पर 2, 3, 5, 7, ठीक है, 11, 13, ठीक है, एस डेस अनंत तक की जितनी भी संख्याएं हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं भाई? अब अभाज्य संख्याओं से संबंधित कुछ क्वेश्चन कॉम्पिटिशन के एग्जाम आते हैं। तुम तो 10th क्लास में सारे के सारे, 10th क्लास अगर तुम कभी 10th क्लास पास करोगे फिर 12th करोगे, ठीक है, 10th क्लास के बाद भी कुछ बच्चे क्या करते हैं? तैयारी करते हैं गवर्नमेंट एग्जाम की। तो गवर्नमेंट एग्जाम में इनसे संबंधित ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चनों को देखो इस तरीके से पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर देखो 2 कैसी संख्या, सम या विषम? पहले बताओ, 2 कैसी संख्या, सम या विषम? सम संख्या। सभी को पता भाई, यहाँ पर 2 सम संख्या। ठीक है, यहाँ पर 2 केवल एक ऐसी सम संख्या होगी जो भाज्य संख्या, केवल एक ऐसी संख्या जो सम भाज्य संख्या। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि ऐसी भाज्य संख्या बताइए, ठीक है, जो केवल सम संख्या हो, सम अभाज्य संख्या। तो कौन सी होगी वह? 2 केवल एक ऐसी अभाज्य संख्या जो सम अभाज्य संख्या, मतलब वो सम संख्या। ठीक है, तो लिखा हुआ देखो, 2 केवल एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो एक सम अभाज्य संख्या है। और हम ऐसा भी बोल सकते हैं, सबसे छोटी अगर अभाज्य संख्या पूछ लेगा तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? हमारी 2 होती है। सबसे छोटी, सबसे स्टार्टिंग में क्या आ रही है? 2, तो सबसे छोटी यही होगी। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी कौन सी होगी? 2 ही होगी। फिर इसके बाद देखो यहाँ पर एक वो आ रहा, एक क्रम आ रहा, 3, 5, 7, दिख रहा सभी को? 3, 5, 7, ठीक है, 3, 5, 7, ये 3 संख्याएं ऐसी है जो लगातार कंटिन्यूअस, यानी कि एक ही क्रम, एक के बाद एक, मतलब बोल सकते हैं। ठीक है, 3, 5, 7, ये 3 लगातार विषम अभाज्य संख्या। कैसी? विषम, क्रम के अनुसार विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती थी हमारी? 1, 3, 5, 7, 9। तो विषम संख्या के क्रम में 3, 5, 7, 3, 5, 7, ये 3 ऐसी संख्याएं हैं जो लगातार विषम अभाज्य संख्या है। कैसी है? लगातार विषम अभाज्य संख्या। ठीक है, ध्यान रखना, 3, 5, 7 इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। अभी तो तुम्हारे काम का नहीं है, लेकिन आगे की जो तुम्हारी कॉम्पिटिशन की कभी भी एग्जाम करोगे तो यही बेसिक तुम्हारा आता है और उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना। ये हो गया 3, 5, 7, ये 3 लगातार क्या है? विषम अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, ध्यान रखना। ये कौन कौन सी है? 3, 5, 7 याद कर लियो, कल को पूछूंगा समझो में। ठीक है, फिर इसके बाद इनमें से और भी क्वेश्चन बनते हैं। अगर मैं बात करूं 1 से 50 के बीच, 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या आती है? अगर हम 1 और 50 के बीच में काउंटिंग करें कि अभाज्य संख्या कितनी होगी, ठीक है, तो हम देखेंगे फिर यहाँ पर 2 भी आवा,
3 भी होगा, 5 भी होगा, 7 भी होगा, हमें ऐसे ही कहाँ तक चलना, 50 तक। 1 से 50 के बीच में अगर हम बात करेंगे अभाज्य संख्या कितनी होगी, तो टोटल कितनी होगी, 15। कितनी होगी, 15। 1 से 50 के बीच में भाज्य संख्या कितनी होगी हमारी, 15। कितनी होगी, 15। इनके नंबर पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या आती है, तो कितनी आती है वो, 15। कितनी आती है, फिर ऐसे ही 50 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या आती है, तो कितनी होगी, 10। कितनी होगी भाई, 10। फिर इसके बाद 1 से 100 तक टोटल पूछ लिया था कि भाई 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या आती है, तो कितनी आती है, 25। कितनी आती है, 25। अगर तुम्हें नहीं भी अंदाजा लग रहा है तो देख लो यहाँ 15 150 तक की, 1 तो 50 तक, ठीक है। और 50 से 100 के बीच में कितनी, 10। इन दोनों जोड़ो, देखो 25 आ रहा, ठीक है। तो 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होगी, 25। कितनी होगी, 25। इसी तरीके से देखो फिर 1 से 200 के बीच, 1 से 200 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होगी, 46। ठीक है, देख लियो जो अभाज्य संख्या और काउंटिंग करके देख लियो, वो तुम्हारा काम है। ठीक है, मैंने तुम्हें डायरेक्ट बता दिया कितनी होगी, 46। भाई 1 से 200 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है, 46। ठीक है, फिर 1 से 1000 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होगी, टोटल 168। कितनी होगी, 168। ठीक है भाई, 1 से 1000 के बीच में कितनी होगी, 168। ठीक है, फिर अब इसके बाद और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभाज्य संख्या से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पूछा गया 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ठीक है, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 अंक, ठीक है, इकाई अर्धाही 2 ही होने चाहिए उसके अंदर। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखो क्या है, यहाँ पर देखो ये तो 1 अंक वाली, ये भी 1 अंक वाली, ये भी ये देखो कौन से अंक, कितने अंक की है, 2 अंकों की। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे पहले कौन सी आ रही, 11। ठीक है, तो 11 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग पूछ रहा था 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, 97, 97 बोलते हैं इससे। ठीक है, फिर 3 अंकों में पूछी जाती है सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी अभाज्य। ठीक है, तो वो 101। ठीक है, फिर 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी, 997। ठीक है, समझ में यहाँ तक की बात। तो इनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास सह अभाज्य संख्या। क्या आता है भाई, सह अभाज्य संख्या, जिसे बोलते हैं हम को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। ठीक है, सह अभाज्य संख्या। तो सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है, सह अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होंगी जिनका HCF 1 होता है, जिनका HCF 1 होता है उन्हें बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं भाई, जिनका HCF या कॉमन फैक्टर 1 होगा उसे हम क्या बोल देंगे, सह अभाज्य संख्या। क्या बोल देंगे, सह अभाज्य संख्या। जैसे देखो यहाँ 8 देखो 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है, 8 से कटता है। ठीक है, इसके फैक्टर ये हो गए। ऐसे ही 15 1 से कटता है, 3 से कटता है, 5 से कटता है, 15 से कटता है। ठीक है, मिलते जुलते कौन सा फैक्टर है इसमें, केवल 1। तो इसका HCF क्या होगा, 1। ठीक है, कॉमन फैक्टर इसमें क्या था, 1। तो ये किसी होगी सह अभाज्य संख्या। ठीक है, इसी तरीके से फिर यहाँ पर अगली संख्या देखो 9 1 से कटती है, 3 से कटती है, 9 से कटती है। ठीक है, ये इसके फैक्टर हो गए। इसी तरीके से 10 के 1 2 5 10 इसके फैक्टर हो गए। इनमें देखो कॉमन फैक्टर क्या है, 1। ठीक है, तो ऐसे भी इसका 1, यानी कि कैसे संख्या, सह अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या होगी, सह अभाज्य संख्या। ठीक है, सह अभाज्य संख्या समझ में आ गई, यानी कि जिनका HCF, जिन 2 संख्याओं का HCF 1 हो उसे हम क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं भाई, सह अभाज्य संख्या। अब इसके बाद ये पूरा कंप्लीट होता है, हम अपने टॉपिक पर आते हैं जिस चैप्टर की हमें शुरुआत करनी थी। लास्ट में आता हमारा वास्तविक संख्या है। क्या था भाई, यही इस चैप्टर के बारे में वास्तविक संख्याओं के बारे में ही तो पढ़ना था। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती है, वास्तविक संख्याएं पूरी पृथ्वी पर, ठीक है, या पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी संख्याएं हैं सभी संख्याओं को सम्मिलित रूप से हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं। सभी संख्याओं को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं। इसमें कोई सी भी संख्या उठा कर दो तुम, -1 -2 -3 कोई सी भी बड़ी से बड़ी संख्या रखो उठाकर, सारी क्या होगी, वास्तविक संख्या। कैसी होगी, वास्तविक संख्या। ठीक है, कोई सी भी संख्या रखो, जैसे 1 रखा, -2 रखा, √3 5/4 कोई सी भी संख्या उठाकर तो वो क्या होगी, वास्तविक संख्या होगी। यानी कि सभी संख्याओं को
सम्मिलित रूप से हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या है। क्या बोलते हैं भाई, वास्तविक वास्तविक संख्या है। ठीक है भाई, ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। अगले क्लास में आप लोगों को, ठीक है, इसके और कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे। ठीक है, फिर हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे कल से। ठीक है, थैंक यू।